हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग का BEE का लेक्चर सीरीज में जो है न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था, जिसमें हम लोग कई न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके थे। इसी श्रेणी में आज हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक परिपथ में 12, 24 ओम के प्रतिरोध है जो कि श्रेणी में है। इन दोनों के समांतर में 2 ओम के प्रतिरोध में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ की वोल्टता बताएं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम खींचेंगे। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, देख लेते हैं। एक परिपथ में 12 ओम 24 ओम के प्रतिरोध जो कि श्रेणी में, जैसे जैसे कहा गया है, सबसे पहले वैसे वैसे जो है हम लोग सर्किट को बनाएंगे। तो एक 12 ओम का रेजिस्टेंस और एक 24 ओम का रेजिस्टेंस। ये 12 ओम हो गया, ये 24 ओम हो गया। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। इन दोनों के समांतर में 2 ओम प्रतिरोध में, यानी इन दोनों के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और है। इन दोनों के पैरेलल में, और इसमें बोला गया है कि जो है 2 ओम के प्रतिरोध में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यानी ये 2 ओम जो है, इसमें धारा का मान कितना है, I 10 एम्पीयर है। तो परिपथ की कुल वोल्टता बताने के लिए बताया गया है कि पूछा गया है यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लासेस में जो थ्योरी की क्लास थी वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि जो है समांतर परिपथ में जो है धारा अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज जो है समान होता है। तो इसमें हम लोगों को धारा मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से ओम का नियम लगाकर इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, और यही वोल्टेज यहाँ जो परिपथ की वोल्टता होगी उसी के बराबर होगी। तो ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V/R। तो हमको I दिया हुआ है 10 एम्पियर, V हमको पता करना है, और R यहाँ जो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 2 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो V बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। तो हमको यहाँ पर कितना मिल गया, 20 वोल्ट। V का मान निकल गया हमारा 20 वोल्ट। अब यदि हमको इसमें करंट भी पूछ लेता कि दूसरे शाखा में जो है धारा क्या होगी उसको बताइए, तो इसको भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कर देखिए, इस ब्रांच में धारा हम लोग मान लेते हैं कि इसमें धारा I1 है। तो I1 का मान कैसे निकालेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। जो यहाँ की वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहाँ की भी होगी, क्योंकि समांतर परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है। तो इस ब्रांच में हमको वोल्टेज V बराबर IR, ये भी ओम का ही नियम है, क्योंकि इसको जब पक्षांतर करेंगे V बराबर IR हमको मिल जाएगा। तो हमको वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट कर लिए 20 वोल्ट। I का मान इसको निकालना है, तो हम लोग इसको क्या माने हैं, I1 माने हैं। तो I1 रखेंगे यहाँ पर, I1 और टोटल R कितना है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 36 ओम हो जाएगा इसका। 36, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह रहेगा। तो I1 को कैलकुलेट करेंगे हम लोग 20/36, इसको काटेंगे तो 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20 और 4 9 36, इतना एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से हम दूसरी ब्रांच में भी करंट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि एक A1 क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तार को खींचने पर उसका क्षेत्रफल 40% रह जाता है। तार का पुराना प्रतिरोध 0.12 ओम था, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोगों का क्रॉस सेक्शन एरिया से संबंधित एक फॉर्मूला था, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते थे R न्यू बराबर 1/n² R ओल्ड। इस प्रश्न में भी यही फॉर्मूला लगेगा,
तो सबसे पहले इसमें जो टर्म दिया हुआ है, जो टेक्निकल टर्म दिए हुए हैं, उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि तार को खींचने पर उसका क्षेत्रफल 40% रह जाता है, यानी 40% रह जाता है, तो इसका क्षेत्रफल जो घटा है वो 60% घटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तार को खींचने के बाद तार का क्षेत्रफल, तो तार का क्षेत्रफल इसमें दिया नहीं है, हम लोग यहाँ A1 दिया है तो इसको A1 मानते हैं, A1 दिया ही है यहाँ पर। इसके बाद 40% रह जाता है, यानी 60% घटा होगा, तो हम लोग सीधे सीधे 40% निकाल लेते हैं। तो जो बचा हुआ है वही हमारा A2 हो जाएगा। तो A1 का 40%, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 A1। ये हमारा A2 का मान है, तार को खींचने के बाद, यानी दूसरा क्षेत्रफल। तो ये A2 है, A2 बराबर 2/5 A1। ठीक, ये हमारा A2 है। तो हम लोग को चाहिए क्या, n का मान क्या होता है, n बराबर होता है A2/A1। A2/A1 होता है, तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। इस A1 को इधर भेज देंगे तो A2/A1 हमको मिल जाएगा। A2/A1 बराबर 2/5, और यही हमारा क्या है, n है। तो n का मान हमको मिल गया 2/5। यहाँ पर रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में r न्यू बराबर 1/n का मान क्या है, 2/5 है, 2/5 का स्क्वायर, और r ओल्ड कितना है हमारा 0.12। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा। इससे इसका वर्क करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा 0.12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको इससे काटेंगे, 25 गुणे 0.03 हो जाएगा ये, और 25 में 3 का गुणा करेंगे 75 आ जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव है, इसको यहाँ पर हम लोग लगा देंगे तो 0.75 ओम हमारा नया प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है, जिसमें दिया है एक 10 मीटर लंबे तथा 0.10 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध। ये इसका व्यास है, ये इसका लंबाई, ये इसका व्यास है। एक 10 मीटर लंबे तथा 0.10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि इसे पिघलाकर 5 मीटर का तार बनाया जाए तो इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पीछे हम 2 कंडीशन पढ़े थे, यदि तार को खींचा जाए या तार को कंप्रेस किया जाए। यदि तार को खींचा जाए या तार को कंप्रेस किया जाए तो उसका आयतन जो होता है वो स्थिर रहता है। तो इस स्थिति में हम लोग 2 फॉर्मूला लगाते थे। एक आर न्यू बराबर होता था, जब उसके लंबाई में परिवर्तन हो तो हम लोग लगाते थे n स्क्वायर आर ओल्ड लगाते थे, और जब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन होता था तो आर न्यू बराबर लगाते थे हम लोग 1/n स्क्वायर आर ओल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पिघलाया जा रहा है, तो पिघलाया जाए तो भी वही कंडीशन होगी, क्योंकि पिघलाने पर जो है तार का आयतन तो वही रहेगा ना। जैसे हम लोग किसी तार को खींच देते हैं या उसको कंप्रेस कर देते हैं तो आयतन तो वही रहता है। इसी प्रकार जो है, यदि तार को पिघला दिया जाए, पिघलाकर उतने ही मटेरियल से जो है नया तार बनाया जाए। देखिए जैसे इसमें बनाया गया है, 10 मीटर का तार था लंबा पहले, अब कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, यानी ये तार मोटा हो गया होगा, तो भी कंडीशंस वही रहेंगी। यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन दिखाया गया तो हम लोग लंबाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लंबाई वाला फॉर्मूला क्या होता है,
आप लोगों को पता ही है। देखिए आर न्यू बराबर होता है एन स्क्वायर आर ओल्ड। यदि लंबाई में परिवर्तन दिया हो तो देखिए यहाँ पर लंबाई में ही परिवर्तन दिया है, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया तो दिया, दोबारा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया है, तो हमको निकालना होगा। तो हमको जो दिया रहेगा जिसमें आसानी होगी उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको दोनों जगह लंबाई दिया हुआ है, प्राथमिक लंबाई भी दिया है, द्वितीयक लंबाई भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको आसानी से एन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एन क्या था, L2/L1 था। तो एन बराबर L2/L1। तो L2 हमारा कितना है 5 और L1 कितना है 10। इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। ई एन का मान हो गया। अब यहाँ हमको आर न्यू चाहिए, तो आर न्यू बराबर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो है एन का मान 1/2 है। और आर ओल्ड कितना है, यहाँ दिया हुआ है 50 ओम, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो आर न्यू बराबर 1/4 इंटू 50, इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आर न्यू का मान आ जाएगा 12.5 ओम। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए नई होगी। यहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे पीछे, जो है अगर लंबाई में खींचकर बढ़ाया जाए या फिर उसको कंप्रेस किया जाए तब के लिए ये फॉर्मूला था, लेकिन अगर इसको किसी मटेरियल को पिघलाकर उतने ही मटेरियल से नया तार भी बनाया जाए तब भी यही फॉर्मूला काम करता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आर न्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इसको आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए 10 मीटर लंबा तार था, यानी तार खींचने पर पतला हुआ होगा। जब इसको जो है पिघलाकर 5 मीटर का बना गया तो मोटा होगा तार। देखिए अगर 10 मीटर का लंबा तार रहेगा तो इतना बड़ा होगा और पतला होगा। अब इसी को पिघलाकर जब हम लोग छोटा तार बनाएंगे इतने ही मटेरियल से, तो थोड़ा मोटा बनेगा। तो मोटा बनेगा तो क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर रो इंटू L/A, यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध कम आएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए ज़्यादा है, तो इससे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना था, 50 ओम था। हम लोग कैलकुलेट किए तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, केवल 12.5 ओम आया। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है सही है, क्योंकि तार जब मोटा बनता है तो उसका रेजिस्टेंस जो है घट जाता है, तो इसका यहाँ पर घटा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल। इसमें दिया हुआ है कि एक 100 वाट बल्ब, 100 वाट 200 वोल्ट तथा एक 200 वाट 220 वोल्ट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़े तो कौन सा बल्ब तेजी से जलेगा। तो यहाँ पर दो बल्ब दिए हैं जिनका स्पेसिफिकेशन, पहले बल्ब का ये है, दूसरे बल्ब का ये है। इन दोनों बल्ब को क्या है, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस पूरे समायोजन को जो है 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक बल्ब हमारे पास ये है और दूसरा बल्ब ये है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका रेटिंग दिया है 100 वाट, 200 वोल्ट है, और इसका 200 वाट 220 वोल्ट है। इस पूरे सर्किट को जो है एक 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज़ी से जलेगा, ये वाला जलेगा कि ये वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इन बल्बों का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V²/R, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसी से हम लोग R को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पहले बल्ब का भी पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, इसी प्रकार दूसरे का भी पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बल्ब के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले बल्ब का हो जाएगा P1, पहले बल्ब का पावर, और V1² / R1।
ये पहले बल्ब के लिए हो गया। इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले बल्ब का पावर कितना है 100 है और वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर का मान कितना है पहले बल्ब का, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला 200 है, तो 200 गुणे 200 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसके बाद जो है R1, अब इस R1 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। R1 को इधर करेंगे, इसको काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा 400 ओम। तो ये R1 हमको मिल गया। इसी तरीके से दूसरे बल्ब के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं R2। तो यहाँ देख सकते हैं P2 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर अपान R2। इस R2 को कैलकुलेट करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2। यहाँ वैल्यू रखेंगे R2 बराबर V2 का मान कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट क्योंकि स्क्वायर है। और P2 का मान कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 200 वाट है। इसको रखेंगे, इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 11 बढ़ जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा हमारा 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 2 24। ये R2 का मान निकल गया हमारा 242 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, इन दोनों का रेजिस्टेंस हमको पता हो गया कितना कितना, ये 400 ओम है और ये 242 ओम। ठीक, अब इसमें करंट को हम लोग फाइंड कर लेंगे, या करंट नहीं फाइंड करें तब भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो है कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। तो फिलहाल आपको पहले करंट को कैलकुलेट करके तब बताते हैं, उसके बाद बिना करंट के कैलकुलेट किए हुए कैसे हम लोग जान सकते हैं कि जो है कौन सा बल्ब तेज़ी से जलेगा तब बताएंगे। पहले इसको हम लोग करंट को फाइंड करके देख लेते हैं कौन सा बल्ब तेज़ी से जलेगा। इस तरफ देखते हैं करंट को, तो अब ये और ये रेजिस्टेंस दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल RT का मान निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 642 ओम, इसका 400 और 242 इसका 642 ओम हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग I को कैलकुलेट कर लेंगे। I बराबर क्या होता है V/R, और टोटल भी रखेंगे यहाँ का परिपथ का, तभी हमको टोटल करंट निकलेगा। तो यहाँ V का मान कितना है 220 वोल्ट और टोटल R कितना निकला हमारा 642। इसको काट के देखेंगे कितना आएगा। I बराबर, इसको 2 से काटते हैं, 110/321 इतना हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, इतना ही रखेंगे क्योंकि आगे हो सकता है कटेगा फिटेगा। अब देखिए करंट फाइंड हो गया। अब जो है किस बल्ब में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है या कितना एनर्जी उष्मा में कन्वर्ट हो रही है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो जिस बल्ब में जितनी ज़्यादा उष्मा में कन्वर्ट हो रही होगी वही बल्ब उतना तेज़ी से जलेगा। तो हम लोग H बराबर जानते हैं, H बराबर क्या होता है I² RT। T दोनों के लिए समान होगा, यदि 1 सेकेंड इसके लिए लेंगे तो 1 सेकेंड इसके लिए लेंगे, तो हम लोग 1 ही सेकेंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, पहले के लिए देख लेते हैं। ये जो 400 ओम का है तो इसमें I का मान क्या है, ये सब में I का मान दोनों में एक ही रहेगा क्योंकि श्रेणी परिपथ है, श्रेणी परिपथ में करंट दोनों में समान फ्लो होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं I² 110/321 गुणे 110/321। R का मान कितना है इसका 400 है और T 1 मान लेते हैं, 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा पहले बल्ब के लिए। तो H1 इसको हम मान लेते हैं, इतना आएगा। ठीक, इसके बाद H2 भी निकाल लेते हैं। H2 का मान कितना आएगा, धारा सेम रहेगी, यहाँ R1 कर लेते हैं क्योंकि वह पहले बल्ब के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। धारा दोनों के लिए सेम रहेगी, तो ये I² R2T। तो H2 बराबर हो जाएगा, I² का मान वही रहेगा 110/321 गुणे 110/321। अब R2 का मान क्या है इसमें 242 है और T का मान 1 सेकेंड हम लोग माने।
तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म दोनों में समान है, केवल अंतर कहाँ रहा है, ये और ये। तो आप देख सकते हैं गुणा करेंगे किस में ज़्यादा आएगा, इसमें 400 है, इसमें 242 है, तो इसमें हमारा मान ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो ये 100 वाट वाला बल्ब है ये ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। अब बिना करंट निकाले हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको देख लीजिए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, तो बिना करंट निकाले या फिर बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके थे। अब रेजिस्टेंस जो होता है, एच जो होता है, जो उष्मा निकलती है, आई स्क्वायर आर टी होती है, जो कि श्रेणी परिपथ है, तो इसमें करंट सब में बराबर होगी और सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। तो आर जिसका अधिक होगा उसमें जो है वो बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। तो इससे हम लोग बिना करंट को फाइंड किए जो है हम लोग बता सकते थे कौन सा बल्ब तेज़ी से जलेगा। तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।